नमस्कार। के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। मैं हूं जागृति और देखते हैं अब तक की देश विदेश की बड़ी खबरें विस्तार पूर्वक देखने से पहले एक नजर हेडलाइंस पे। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच सीबीआई को सौंप दी। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलने का समय दे दिया। 23 अगस्त को दिल्ली में बिहार के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। अफगानिस्तान में तालिबान शासकों को लेकर सबसे ज्यादा डर अमेरिकी सेना के मददगार लोगों और महिलाओं के बीच देखा गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के घुसने के ठीक बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने विमान में सवार होकर शरण के लिए यूएई चले गए थे। भारत में लगातार कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। बीते 24 घंटे में 36,401 नए मामले दर्ज हुए। खबरें विस्तार से देखें तो ममता को झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच सीबीआई को सौंप दी है। हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि सीबीआई अदालत की निगरानी में ही जांच करेगी। हाईकोर्ट ने आगे ये भी कहा कि हत्या और दुष्कर्म के मामलों की जांच सीबीआई ही करेगी। ममता को इससे बहुत बड़ा झटका लगा। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच अब सीबीआई को सौंपी गई है। रिपोर्ट में अतिव्यापी होने वाली किसी भी मामले में कोई स्वगत संज्ञान लिया गया था। मानवाधिकार आयोग की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ममता बनर्जी सरकार को दोषी माना था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दुष्कर्म व हत्या जैसे मामलों की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए और इन मामलों की सुनवाई बंगाल के बाहर हो। वहीं अन्य मामलों की जांच विशेष जांच दल से कराई जानी चाहिए। संबंधित पर मुकदमे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। विशेष लोक अभियोजक तैनात किए जाए और गवाहों को सुरक्षा भी मिले। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलने का समय अब दे दिया है। 23 अगस्त को दिल्ली में बिहार के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को यह बात कही। प्रधानमंत्री की ओर से समय मिलने पर मुख्यमंत्री ने आभार भी जताया था। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। बता दें कि नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराने के लिए 4 अगस्त को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा था। मुख्यमंत्री के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी। गौरतलब है कि बिहार में विपक्ष के नेताओं ने तेजस्वी प्रसाद यादव की अगुवाई में 30 जुलाई को विधानसभा के मुख्यमंत्री के कक्ष में मुलाकात कर जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखने का आग्रह किया था। विपक्षी नेताओं की मांग थी कि बिहार का प्रतिनिधिमंडल सीएम के नेतृत्व में पीएम से मिलकर जातिगत जनगणना कराने पर अपनी बात रखे। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी कहा था कि केंद्र सरकार अगर देश में जातिगत जनगणना नहीं कराती है तो बिहार सरकार अपने खर्च पर यह जनगणना कराने का विचार कर सकता है। साथ ही पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना कराने का आग्रह भी किया था। अफगानिस्तान में तालिबान शासकों को लेकर सबसे ज्यादा डर अमेरिकी सेना के मददगार लोगों और महिलाओं के बीच फैला है। ऐसे में किसी भी तरह की सजा से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं ताकि जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़कर वे जा सकें। हालांकि एयरपोर्ट पर अफरा तफरी रोकने के लिए अमेरिकी और ब्रिटिश सेना ने कंट्रोल तारों से बाड़े बनाए हैं जिसके सिर्फ चुनिंदा लोगों के मिशन की तरह ही बाहर निकाला जाएगा। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सैनिकों ने एयरपोर्ट पर अपने भयावह नज़ारों का भी जिक्र किया है। कुछ गार्डों का तो कहना है कि महिलाएं एयरपोर्ट के अंदर आने के लिए अपने बच्चों को कंटीले बाड़ों के पार फेंक रही है और दूसरी तरफ सैनिकों से उन्हें पकड़ने की अपील भी कर रही है। स्काई न्यूज की एक रिपोर्ट में एयरपोर्ट की सुरक्षा में खड़े गार्डों ने अनुभव बताए। ब्रिटिश सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को यहां तक कहा कि उनकी सैनिक टीम महिलाओं के लिए कदमों को देखकर काफी दुखी है।
अफसर ने कहा, ये बहुत खतरनाक है। महिलाएं अपने ही बच्चों को कंटीले तारों के पार फेंक रही थी और सैनिकों से उन्हें कैच करने के लिए कह रही थी। इस दौरान कुछ बच्चे तारों में ही फंसे जा रहे थे। काबुल एयरपोर्ट के हालिया समय में कई और वीडियो भी वायरल हुए। इनमें महिलाओं को गेट और बाड़ों के बाहर मदद के लिए रोते बिलखते देखा जा सकता है। इस वीडियो में महिला कहती है, हमें बचा लो, तालिबान वाले आ रहे हैं। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर अमेरिकी और ब्रिटिश सेना की मौजूदगी के बावजूद तालिबान ने वहां नागरिकों के आसपास घेरा बना रखा है। ऑस्ट्रेलिया की सेना के लिए काम करने वाले एक अफगान नागरिक ने बताया कि वह बुधवार को एयरपोर्ट की लाइन में इंतजार कर रहा था। इसी दौरान तालिबान के आतंकी ने उसके पैर पर गोली मार दी थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के घुसने के ठीक बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने विमान में सवार होकर शरण के लिए यूएई चले गए। गनी के इस तरह देश छोड़ने के बाद वहां अफगान नागरिकों ने उसे धोखेबाजी का करार दिया। वहीं अमेरिकी सरकार ने भी इसे कमजोर नेतृत्व का करार दिया। अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अफगानिस्तान छोड़कर भागने के लिए अशरफ गनी पर हमला बोला। ट्रंप ने गनी को धोखेबाज बताते हुए कहा, उन्हें अफगानिस्तान के इस पूर्व राष्ट्रपति पर कभी भी भरोसा नहीं रहा। ट्रंप का यह बयान मंगलवार रात को फॉक्स न्यूज चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में सामने आया। दरअसल एंकर ने ट्रंप से उनके कार्यकाल के दौरान तालिबान से की गई बातचीत और अफगान सरकार को लेकर कुछ सवाल किए थे। इस पर ट्रंप ने कहा, मैं चाहता था कि तालिबान जल्द से जल्द अफगान सरकार से समझौता कर ले, लेकिन मुझे गनी पर कभी भी पूरा भरोसा नहीं रहा। मैंने यहाँ पहले भी खुले तौर पर कहा था कि मुझे वह पूरी तरह धोखेबाज लगता है। ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान गनी पर तीखे हमले करते हुए कहा, उसने गनी से अपना सारा समय हमारे सेनेटरों के साथ खाने में और उसका दिल जीतने में बिता दिया। सेनेटर उनकी जेब में थे। कहा जा रहा है कि वह पैसे लेकर भाग गया है। पता नहीं, शायद यह सच भी हो सकता है, लेकिन वह किसी तरह अपनी जिम्मेदारियों से भाग निकलता है। कोरोना देश में अब भारत में कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटों में 36,401 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 530 लोगों की मौतें हो चुकी है। वहीं 39,157 लोग अस्पताल से स्वस्थ होकर अपने घर पर लौट चुके हैं। सक्रिय मरीजों की तादाद अभी 3,64,000 है। 149,000 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में 56,36,336 लोगों को वैक्सीन भी दी गई। अभी तक 56,64 लाख लोगों को टीकाकरण हो चुका है। IAMECR के मुताबिक अगस्त महीने के दौरान हर दिन 17 लाख कोरोना जांच किए गए। देश में अभी तक 50 करोड़ से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। भारत ने पिछले 55 दिनों में 10 करोड़ से ज्यादा जांच करने का एक रिकॉर्ड भी बनाया। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हाल है। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, पुडुचेरी शामिल है। वहां पिछले लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। केरल से भागकर ISI से जुड़ने गई हुई एक महिला अफगानिस्तान में फंस गई है। उसकी मां ने भारत सरकार से अब गुहार लगाई कि उसे वापस लाया जाए और उस पर भारतीय कानून के तहत मुकदमा चलाया जाए। निमिषा फातिमा नाम की ये महिला 2017 में केरल से लापता हो गई थी। बाद में खबर आई थी कि उसने आतंकी संगठन ISIS से जुड़ने के बाद 2019 में अफगान सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। काबुल पर अफगानिस्तान की कब्जा करना और जेल में सैकड़ों कैदियों को रिहा करने के 2 दिन बाद निमिषा की मां बिंदु संपत ने सरकार से ये अपील की कि निमिषा फातिमा काबुल की जेल में सजा काट रही थी। कैदियों को रिहा करने के बाद वह कहां गई, इसकी उनको कोई खबर नहीं मिली। निमिषा की 5 साल की बेटी भी है। बिंदु संपत का कहना है कि उन्हें डर है कि उनकी नातिन तालिबान के हाथों में न पड़ जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा, जब मैंने खबर सुनी कि कैदियों को रिहा किया जा रहा है तो मैं बहुत खुश हुई। फिर शाम तक खबर आई कि उन्हें रिहा नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा, अगर निमिषा ने मेरे देश के साथ कुछ गलत किया है तो उसे वहीं के कानून के हिसाब से सजा दी जाए। मैं 4 साल से यही कह रही हूँ, अगर उसे अफगानिस्तान से भारत लाया जाता है तो मैं अपनी नातिन का ख्याल रख पाऊंगी, वरना वह भी इन आतंकियों का शिकार बन जाएगी। मैं नहीं जानती कि भारत सरकार उसे वापस लाने की अनुमति क्यों नहीं दे रही है।
आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, लेकिन दुनिया की तस्वीर अब ठीक नहीं रही। पिछले 1.5 साल से भारत समेत पूरी दुनिया के सामने आई नई तस्वीरों में पूरी इंसानियत को हिला के रख दिया गया। अब अफगानिस्तान से ही आ रही तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। जुलाई के पहले हफ्ते में काबुल के पास बगराम एयरबेस से अमेरिका की फौज के आखिरी जत्थे के निकलते ही तालिबानी लड़ाकों ने सभी बड़े शहरों पर चढ़ाई बोल दी थी। 15 अगस्त को सरकारी फौज से जब्ती गाड़ियों पर सवार होकर काबुल में घुस गए। आज तालिबान का सफेद परचम काबुल पर लहरा रहा है। दुनिया तालिबान की गति से भले ही चौंकी हो, मगर भारतीय फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी ने इसे पहले ही पहचान लिया था। वो सरकारी फौज के साथ अफगानिस्तान में तालिबान को रोकने की छूट-फूट कोशिशों को दुनिया के सामने लाने लगे थे। आखिर कंधार के स्पिन बोल्टकर जिले में तालिबानी हमले में वो मारे गए। पुलिस जीतने वाले दानिश इससे पहले कोरोना महामारी, रोहिंग्या संकट और किसान आंदोलन को अपने कैमरे में बखूबी कैद कर चुके थे। तालिबानियों के हाथ अब आया है खुफिया डेटा। तालिबानों ने खुफिया जानकारी से लैस अमेरिकी मिलिट्री के बायोमेट्रिक डिवाइस को अपने कब्जे में ले लिया है। इन डिवाइस में अमेरिकी सेना और उन अफगानी नागरिकों की जानकारी है जिन्होंने युद्ध में अहम भूमिका अदा की थी। ऐसे में तालिबान बेहद आसानी से उन अफगानियों की पहचान कर सकता है जिन्होंने तालिबान के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी। डिवाइस का नाम हैंडहेल्ड एंटी एजेंसी आइडेंटिफिकेशन इक्विपमेंट यानी कि हाइड है। जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड के अधिकारी और 3 पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक इसे तालिबान ने पिछले हफ्ते ही कब्जे में ले लिया था। अमेरिका के द इंटरस्प्रेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इन अधिकारियों को चिंता है कि तालिबान इस संवेदनशील डेटा का इस्तेमाल कर सकता है। इन डिवाइस में कई स्कैन, फिंगरप्रिंट, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी शामिल है। इस डेटा के इस्तेमाल से बड़े डेटाबेस को एक्सेस किया जा सकता है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ कि कितना डेटा तालिबान के हाथ अभी लगा है। डिवाइस में उन अफगानियों को भी बायोमेट्रिक डेटा है जिन्होंने युद्ध के दौरान अमेरिका की मदद की थी। अब तालिबान ऐसे अफगानियों की पहचान कर उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी सुपरवाइजर जैक सुलिवन ने मंगलवार को बताया, हमें निश्चित तौर पर नहीं पता कि अमेरिका की तरफ से अफगान सेना को दिए गए डिफेंस मटेरियल का एक आर्टिकल कहाँ गया, लेकिन ये ज़रूर पता है कि उसमें बड़ी मात्रा में हथियार तालिबान के हाथ लगे और हमें इस बात का एहसास है कि तालिबान हमें वे हथियार वापस नहीं लौटाएंगे। फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जल्पा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद के न्यूज़ नेशनल के मंच में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह की मुश्किल यहाँ कम होती नजर नहीं आ रही है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के चांदीवाल की अध्यक्षता वाले जांच आयोग ने परमवीर सिंह पर पेश नहीं होने के लिए 25,000 रुपयों का जुर्माना लगाया है। परमवीर सिंह द्वारा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा कल सदस्य समिति का गठन किया गया था।
समिति ने परमवीर सिंह को अपने समक्ष पेश होने का आखिरी मौका भी दिया था। परमवीर सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता संजय जैन और अनुकूल सेठ ने समिति को सूचित किया कि मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है, जिसमें समिति के अस्तित्व और समिति द्वारा भेजे गए समन्स को चुनौती दी गई है। परमवीर सिंह के वकीलों ने यह कहते हुए समिति की सुनवाई स्थगित करने की मांग की कि उनको याचिका पर 23 अगस्त को उच्च न्यायालय में सुनवाई होने की संभावना है। उन्होंने अनुरोध किया कि समिति की सुनवाई उनके बाद किसी भी तारीख के लिए स्थगित कर दी जाए। हालांकि अन्य गवाहों की ओर से मौजूद अन्य अधिवक्ताओं ने सिंह के इस कदम का विरोध किया। न्यायमूर्ति चांदीलाल ने कहा, अधिवक्ताओं को सुनने के बाद यह स्पष्ट है कि जांच एक निर्धारित समय के भीतर पूरी की जानी चाहिए। हालांकि 30 जुलाई के आदेश पर देरी से सवाल उठाया गया है, इसके लिए जांच को सामान्य रूप में नहीं रोका जाना चाहिए। एक दशक पहले जब भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर उस समझौते पर दस्तखत किए थे जिसमें अफगानिस्तान को खड़ा करने के लिए भारत की ओर से हर मदद की जाएगी, तब इस बात पर बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि एक दशक के बाद ही भारत के तब करीब 23,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इसी समझौते में फंस जाएंगे। अब हाल ये है कि भारत ने जिस अफगानिस्तान को खड़ा करने के लिए बांध से लेकर स्कूल, बिजली घर से लेकर सड़कें, काबुल की संसद से लेकर पावर इंफ्रा प्रोजेक्ट और हेल्थ सेक्टर समेत न जाने कितनी योजनाओं में अरबों रुपये लगा दिए थे, वह सब अब तालिबानों के कब्जे में आ गए हैं। सवाल यह है कि अफगानिस्तान में भारत के इतने भारी निवेश का अब क्या होगा। वहीं अब सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि विशेषज्ञों का कहना है कि क्योंकि अफगानिस्तान में अब तालिबानों की सत्ता है, ऐसे में उस मुल्क की सत्ता ही तय करेगी कि उन्हें किस तरीके का रिश्ता अन्य मुल्कों के साथ रखना है और विकास के लिए क्या रूपरेखा तैयार करनी है। अफगानिस्तान में जिस तरीके से तख्ता पलटकर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, उससे भारत के माथे पर चिंता की लकीरें दुनिया के अन्य मुल्कों से ज्यादा ही है। विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर एलन राव कहते हैं कि भारत के अफगानिस्तान में घनिष्ठता पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अखरती भी थी, क्योंकि उसके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में भारत का इंत से ज्यादा दखल भी था, जो पाकिस्तान को भारत के दबाव में रहने के लिए मजबूर करता था। डॉक्टर राव ये भी कहते हैं कि रणनीतिक समझौते के तहत भारत में तो सिर्फ अफगानिस्तान को खड़ा करने के लिए अब तक तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, बल्कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए भी भारत ने बहुत मदद की थी। अब तालिबान की सत्ता बनाने के साथ ये सारे प्रोजेक्ट और अर्थव्यवस्था में निवेश बीच उधर में फंस गया है। विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर राव ये भी कहते हैं, अब जाने क्या होगा, इस बारे में अभी कुछ कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। राजस्थान का नाम आते ही लोगों के जहन में एक तस्वीर उभर आती है, यहाँ की रेतीले धोरे। लेकिन अब आज आपको 33 नई तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। राजस्थान की वो खूबसूरती जिन्हें निहारते ही आपके मन में उत्तरी धोरों की छवि भी बदल जाएगी। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर देखिए यहाँ के महल से लेकर ऊंची पहाड़ियों पर बने किले, जहाँ सूर्य की पहली किरण पड़ती है। 3,500 सीढ़ियों वाली बावड़ी, 100 टापू वाला शहर, प्राकृतिक छटाएं, बिखेरते जंगलों को ये तस्वीरें जो सीधे आपके मन में उतर जाएंगी और झलक उठेगा रंग बिरंगा राजस्थान। फोटो के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क का कोटा शहर से 56 किलोमीटर दूर बूंदी के पास स्थित है, जिसे दरा वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ विदेशी जानवरों के साथ ही विभिन्न पौधों की प्रजातियां, सांभर, हिरन, एशियाई हाथी अल्क निवास करते हैं। पहले के वक्त यहाँ राजा महाराजाओं के शिकार के लिए पहचानी जाती थी। उमेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर के स्थित बेहद ही शानदार और खूबसूरत महल है। भारत के मध्यकाल में निर्मित ये महल अपने इतिहास और बेहतरीन संरचना के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। जोधपुर में स्थित उमेद भवन पैलेस का निर्माण उस समय के महाराजा उमेद सिंह ने वर्ष 1929 में शुरू करवाया और यह महल साल 1943 में बनकर पूरा हुआ। कहा जाता है कि यह महल दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। लगभग 30,000 के अधिक लोगों के दिन रात मेहनत करने के बाद इस भवन का निर्माण किया गया था। कोविशील्ड वैक्सीन की नकली खेप सामने आई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की नकली खेप भारत और युगांडा में बरामद की गई। बीते 1 महीने में आई अलग अलग शिकायतों के आधार पर
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका खुलासा भी किया। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जानकारी लेने के बाद WHO ने भारत और युगांडा दोनों ही देशों से सख्त कार्रवाई की भी अपील की। जिनेवा स्थित WHO मुख्यालय ने एक बयान जारी करते हुए बताया, भारत और युगांडा में कोविशील्ड की नकली वैक्सीन बरामद हुई है। इन वैक्सीन पर बैच नंबर भी लिखा हुआ है। साथ ही वैक्सीन की मात्रा भी 2 ml लिखी हुई है, जबकि सीरम कंपनी के अनुसार एक शीशी में 10 से 12 ml वैक्सीन की मात्रा होती है। WHO ने बताया कि भारत में मिली नकली वैक्सीन में बैच नंबर, उत्पादन की तारीख और एक्सपायरी डेट तक लिखी हुई, जबकि युगांडा में मिली नकली वैक्सीन पर उत्पादन की तारीख नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया कि नकली वैक्सीन की शिकायत संज्ञान में है। जिला स्तर पर जांच कराई जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संसद और विधानसभाएं सार्थक चर्चा, बहस और फैसले के लिए है, ये हंगामे के लिए नहीं है। बुधवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने हाल ही में संसद में विपक्ष के हंगामे पर चिंता भी व्यक्त की और निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को लोगों का जीवन स्तर सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें ऐसा विषय उठाना चाहिए जिससे आम लोगों का भला हो सके। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि संसद में क्या हुआ था। बहुत से युवा मेरे पास आए और बोले, सर आप देश के उपराष्ट्रपति हैं, आप इतने उदास क्यों हैं? मैंने कहा, मैं कुछ लोगों से बुरे बर्ताव से दुखी हूँ। संसद के अंदर कितना खराब व्यवहार किया गया। कर्नाटक समेत देश के कई विधानसभाओं में भी पूर्व में इसी तरह के व्यवहार के उल्लेख करते हुए नायडू ने कहा कि प्रत्येक सदस्य और जनप्रतिनिधि को उस संस्था के सम्मान में वृद्धि की कोशिश करनी चाहिए जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। अपने आचार विचार और व्यवहार से उसके विकास में योगदान भी देना चाहिए। आप लोगों के आदर्श हैं। यदि आप लोग ऐसा बर्ताव करेंगे तो युवा और दूसरे लोग आपसे क्या प्रेरणा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभाएं और संसद ऐसे स्थान हैं जहां आप चर्चा करते हैं, बहस करते हैं और एक नतीजे पे पहुंचते हैं। वे व्यवधान उत्पन्न करने और हंगामे के लिए नहीं बने। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप देश के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तनाव हो सकता है, लेकिन आपको काम पर ही केंद्रित होना चाहिए। कांग्रेस नेताओं में हाल वर्चस्व की जंग जारी है। गुजरात के भावनगर में कांग्रेस की वर्तमान और पूर्व महिला अध्यक्ष के बीच बुधवार शाम को जबरदस्त मारपीट हो गई। कांग्रेस ने शहर में एक विरोध रैली की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच तू-तू मैं हो गई और बात इतनी बड़ी कि मारपीट पर आ पहुंचे। भावनगर की कंसारा नदी पर रिवर फ्रंट बनना है। इसी नदी के किनारे 7 किलोमीटर के दायरे में 3000 मकान बने हुए। इनमें से 1500 मकानों को गिराने का नोटिस दिया गया था। इसे को लेकर शहर में विरोध प्रदर्शन जारी था। कांग्रेस ने भी इसी मुद्दे पर भाजपा को घेरने के लिए रैली का आयोजन किया था। वर्तमान में शहर महिला कांग्रेस प्रमुख और जिला पंचायत की शिक्षण समिति के पूर्व चेयरमैन नीता राठौड़ व पूर्व मेयर पारुल त्रिवेदी भी रैली में मौजूद थी। दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ लिया और इसी दौरान दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ भी जड़ दिए। फिर दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। हाथापाई के दौरान पूर्व मेयर पारुल त्रिवेदी की आंख में चोट भी लग गई थी। कार्यकर्ताओं ने बताया कि पार्टी में दबदबे को लेकर दोनों महिला नेताओं के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। हालांकि सरेआम हाथापाई करने के बावजूद पार्टी द्वारा दोनों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर भी इसी मारपीट और कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी उठापक को लेकर किरकिर हो रही है। महंगाई से अब थोड़ी राहत मिलेगी। तेल कंपनियों ने आज लगातार दूसरे दिन डीजल के दामों में कटौती की। आज दिल्ली में डीजल की कीमत 20 पैसे कम होकर 89.47 रुपये प्रति लीटर आ गई। हालांकि पेट्रोल के दामों में कोई कटौती नहीं की। दिल्ली में पेट्रोल 101.84 रुपये लीटर बिक रहा है। पेट्रोल की बात करें तो आखिरी बार इसके दाम 15 अप्रैल को कम हुए थे, जबकि इसके बाद 40 के बाद दामों में बढ़ोतरी की गई। इस महीने की शुरुआत में कच्चा तेल $75 प्रति बैरल पर था, जबकि $67 पर अब आ गया। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी भी आ सकती है। 1 जनवरी को पेट्रोल 83.71 रुपये प्रति लीटर था, जो अब 101.84 रुपये पर है। यानी 8 महीनों से भी ये कम समय में ये 18 रुपये तक महंगा हो गया। वहीं डीजल भी 15 रुपये महंगा हो गया है। प्रति लीटर पर पहुंचा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद
रोजाना पेट्रोल और डीजल का रेट तय करती है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की दरों को बदलाव करती रहती है। अभी देश विदेश की खबरों में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।